नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हर रोज की तरह आज भी कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। देखिए लिखा हुआ है, आदरः सर्वदा आदरः सर्वदा कालस्य परिस्थिते च भवति। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है, आदरः सर्वदा कालस्य परिस्थिते च भवति। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। हम हमेशा समय और परिस्थिति का ही सम्मान करते हैं। सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता है। सम्मान उस समय का होता है जिस समय में वो जी रहा है। लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। हम हमेशा रिस्पेक्ट, आदर हमेशा वक्त का और परिस्थितियों का करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर किसी समय में कोई व्यक्ति अगर महान हो जाता है, धन वैभव से पूर्ण रहता है, तो उसके नौकर चाकर और सम्मान करने वाले की कोई कमी नहीं होती है। और वो सम्मान उस व्यक्ति का नहीं होता है, उसके उस वक्त का होता है जिस वक्त में वो अभी धन धान्य से भरा पूरा है। अब परिस्थिति की बात करते हैं। अगर परिस्थिति वश किसी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और एकाएक जैसे आसमान से धरती पे गिर जाता है, और जो उसके अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो आज तक उसके आसपास घूम रहे थे, आज तक उसके आसपास मंडरा रहे थे, आज वही साथ छोड़ने लगते हैं, इस डर से कि कहीं कुछ मांग ना ले हमसे। आप कभी ये सोच के मत खुश होइएगा कि सामने वाला आदमी मेरा कितना सम्मान करता है। वो आपका सम्मान नहीं है, आपके उस धन का सम्मान है, आपके उस ज्ञान का सम्मान है जो आपने वक्त के साथ अर्जित किया है। अगर आप वक्त को सम्मान ना देंगे, वक्त को बर्बाद करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए हमेशा वक्त का और परिस्थिति का ही सम्मान करें। एक होटल के गेट पे खड़ा हुआ गेट की उस आदमी का सम्मान करता है जो हजारों लाखों का कपड़ा पहन के उसके गेट पे आता है और सलाम करके वो अंदर जाने देता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी उस गेट पे खड़ा हो जाता है ये कह के कि एक कप चाय पी लेते, पैसा है मेरे जेब में चाय पीने का, तो शायद उसको गेट पर से वापस इसलिए कर देता है कि तुम इस होटल के अंदर जाने लायक नहीं हो। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का क्लास, नहीं तो और देर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक लाइन और लिखा हुआ है, कोई अगर आपके लिए दरवाजा बंद करे, कोई अगर आपके लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ से होती है। क्या बात है। इसमें लिखा है कि कोई आपके लिए दरवाजा बंद करे तो एहसास दिला दो कि दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ से होती है। इसका अर्थ एक ही लाइन में बोलूंगा, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, कि आपने मेरे लिए दरवाजा बंद किया है, शायद मैं अपनी तरफ से भी कुंडी लगा के दरवाजा आपके लिए ना बंद कर दूं, क्योंकि कुंडी तो दोनों तरफ से होती है। आपने अपना कुंडी लगा के मेरे लिए दरवाजा बंद किया और शायद मैं इधर से कुंडी लगा के आपके लिए बंद कर दूं, तो दोनों तरफ से बात तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे इस भावनाओं को, इन पंक्तियों को। चलिए कल का प्रश्न था, प्रारंभ करते हैं कल के प्रश्न से। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? द लेस डेंसिटी प्लेनेट, लेस डेंसिटी प्लेनेट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शनि ग्रह। कौन सा होगा? शनि, सैटर्न, यही शनि ग्रह है। ठीक है, सैटर्न ग्रह का डेंसिटी सबसे कम होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस प्लेनेट का डेंसिटी सबसे कम होता है, तो आप आंसर देंगे शनि ग्रह। इस ग्रह का घनत्व इतना कम है कि इसे पानी पर तैराया जा सकता है। अब समझ लीजिए, पानी पे कौन तैरता है? ऑयल तैरता है, पेट्रोल डीजल तैरता है, मिट्टी का तेल पानी पे तैरता है ना। तो इस ग्रह का डेंसिटी इतना कम है कि आप चाहें तो इसे पानी पे तैरा सकते हैं, ऐसा माना गया है। अगला क्वेश्चन। ओहो,
चलिए, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज, ठीक है, सौर ऊर्जा तो सन रेज से चलने वाला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज सूर्यमुशु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देख लीजिए, ज्यादातर चीज केरल में है। जितना इनोवेशन, जितना रिसर्च, जितना नया नया इम्प्लीमेंट, सब कहाँ होता है? ज्यादातर केरल में। या तो उत्तर प्रदेश होगा, नहीं तो केरल होगा, कुछ और भी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उसमें। केरल में ये जो है जहाज सोलर रेडिएशन के थ्रू, सोलर पैनल के थ्रू चलता है, ठीक है। एक जहाज की क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने तक, इस जहाज की क्षमता 100 यात्रियों तक को ले जाने तक है। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जहाज है। ये केरल का मैप, हम हमेशा केरल का मैप का जिक्र करते हैं। देखिए, इधर अरेबियन सी है, ये केरल है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, भारत का दक्षिणी पश्चिमी राज्य है ये, जहां का साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है। साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है, ठीक है, समझ गए। और इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। पढ़ें आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत में एम्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक जगह एम्स का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और वो जगह है गुवाहाटी, और राज्य है असम, ठीक है, असम के गुवाहाटी में। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स है। यह जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसका पहला एम्स है, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांसे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। कहाँ किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने 125 फुट, कभी पूछ सकता है कि इसका हाइट कितना है, 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देख लीजिए। और ये लग रहा है कि वहां का जो विधानसभा होगा शायद उसके ऊपर, या कहीं ऐसी जगह पे किया हुआ है, ये कोई और जगह नहीं है, उसके ऊपर में किया हुआ। 125 फुट ऊंची है ये। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन भारत के किस शहर में किया है? ठीक है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम सृजना है, सृजन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति होता है ना, सृजना का आयोजन कहाँ किया है? आंसर होगा न्यू दिल्ली। कहाँ पे किया है? महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मतलब ऐसी कुछ महिलाएं, ठीक है, जो मां नहीं बन पाती हैं, जिनमें शारीरिक कुछ दोष होने के कारण अगर मां नहीं बन पाती हैं, तो उस बात के चिंता को लेके, उसको सुधारने को लेके, उसमें सुधार करने के लिए यह जो है सम्मेलन किया गया है। यह सम्मेलन कहाँ किया गया है? कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल बजट जारी किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है जल है, भले हम उसका दुरुपयोग जितना भी कर लें, करते ही हैं, ठीक है। और यह स्टेट, इस स्टेट ने जल बजट जारी किया है कि हमें साल में कितने जल खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं। अभी मत सोचा पानी का क्या बचाना, पानी को क्या खर्च करना। तो दुनिया में तुमको पता ही होगा, मात्र 1%, 100 में से मात्र 1% पानी ही है जो पीने योग्य है, बाकी 99% पानी पीने योग्य नहीं है। फिर उसका बजट निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, इस पे एक बंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बंधन को तो हम समझते नहीं, हम लोग तो बंधन मुक्त हैं कि पानी ही तो है, जितना भैंस को नहलाना है नहला लो, कोई बात नहीं है। और देख लीजिए इसका आंसर, केरल फिर आ गया। केरल है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए केरल सरकार ने जल बजट जारी किया है। और जिस स्थिति और जिस हिसाब से हम लोग पानी खर्च करते हैं, बहुत जल्द ऐसा आएगा कि आपको पानी का एक एक बूंद खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए हाल ही में
मिल्टस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान के जोधपुर में मिल्टन महोत्सव का आयोजन जोधपुर में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? हरियाणा के करनाल में। कहाँ पे है? डेयरी हमेशा दुग्ध उत्पादन को निर्देशित करता है या इंगित करता है। डेयरी उद्योग हमेशा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, है ना, दूध के उत्पादन से। व्हाइट दूध होता है, रिवॉल्यूशन व्हाइट है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। और भारत में दुग्ध का उत्पादन बिहार में भी होता है अच्छा खासा, लेकिन हरियाणा में भी दुग्ध का उत्पादन अच्छा होता है। और इस कारण से दुग्ध के उत्पादन में, उससे बनने वाले प्रोडक्ट के उत्पादन में, उसके उपयोग के लिए, उसको अधिक समय तक बचा के रखने के लिए हम जो अनुसंधान करते हैं वही डेयरी अनुसंधान है। और इसका कहां पे इसका किया गया है? हरियाणा के करनाल में। कहां किया गया? हाल ही में यहाँ देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया जिसका नाम गंगा है। अगर पूछेगा, ठीक है, बछड़ा एक किस हिसाब से क्लोन तैयार किया, क्लोनिंग समझते हो ना, ठीक है, एक जैसा। तो और उसका नाम क्या रखा गया? गंगा रखा गया। क्या रखा गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गांव के रूप में किस गांव को मान्यता, गांव के रूप में, भारत का पहला गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी गई है? ठीक है, पता नहीं, इसका कुछ विशेषता है, देख लीजिए। माना, इसका नाम है माना जगह का। माना गांव को जो कि उत्तराखंड में स्थित है, BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया। अब देख लीजिए, गांव तो हजारों लाखों हैं ही इंडिया में। अब ये इंडियन जो मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके आसपास होगा, और इसकी कुछ अपनी खासियत होगी जिसके कारण से इसे गांव कहने का मतलब यहाँ कुछ और होगा, सेंस होगा कि इसे क्यों मतलब पहला गांव या क्यों उस तरह से कुछ कहा गया है, इसका सेंस ब्रॉड होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप माना मारिएगा। क्या मारिएगा? माना, ठीक है। यहां पर देखो लिखा हुआ फर्स्ट इंडियन विलेज माना। अच्छा, कहने का मतलब आप समझ लो, भारत का प्रवेश द्वार अगर किसको बोला जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया को मान लो, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का, तो भारत में हम किधर से भी घुस रहे हैं तो नेपाल से भी घुस जाते हैं, मतलब मानते हैं, जानते हैं ना। इसका मतलब भारत का प्रथम व्यक्ति किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को। कितना बार पढ़ा है? भारत का प्रथम व्यक्ति किसको बोला जाता है? वो पहला व्यक्ति कैसे हो गया? अब सीधी बात समझो, भारत के सीमा में अवस्थित एक ऐसा गांव जो ऐसा जगह पे स्थित होगा जिसे भारत में इन करते वक्त एक महत्व के आधार पे माना गया कि हम भारत में इन किए तो सबसे पहले हमको ये गांव मिला, सबसे पहले हमको ये गांव मिला, इसीलिए उसे भारत का पहला गांव बोला गया। क्या बोला गया? अब तो समझ में आ गया, पहला गांव। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां किया है? देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में इसका निर्माण किया है। देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का, शायद यही बन रहा या बन गया होगा, उसी का फिगर आपके सामने है। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के केतकी भी। सीधे समझ लो, अरुणाचल प्रदेश के केतकी में। अरुणाचल प्रदेश के इस प्रोग्राम का उद्देश्य है भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाना। मतलब भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन, जितना भी वैसा गांव जो आपका इंडियन मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के आसपास अगर होता है या किसी भी जगह,
तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव होता है। अभी अगर मणिपुर में इतना जो दंगा हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं उस गांव को प्रभावित किया गया है जो म्यांमार से सटा हुआ था। म्यांमार के लोग भारत के मणिपुर के उस क्षेत्र में 18 किलोमीटर अंदर तक बिना कहे सुने आ सकते हैं, और अभी तक जो नियम था, और भारत के लोग म्यांमार के उस सटे गांव में 18 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी अंदर तक आ जाएगा 18 किलोमीटर, और आके अगर वो आदमी सही नहीं है तो यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा, यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करेगा तो यहाँ के लोग हो सकता है कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, तो ठीक है, तो ग्रामीण जो भी सीमावर्ती गांव है वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की पहल है, और इसे क्या बोला गया है? ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के केतकी होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वास्थ्य का अभियान, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है, अब ये हो गया राइट टू हेल्थ। क्या हो गया? हम लोग अभी राइट टू एजुकेशन पढ़ रहे थे, राइट टू स्पीच पढ़ रहे थे, राइट टू वॉक पंजाब में पढ़े, जिसने अभी चलाया राइट टू वॉक चला है ना। अब यहां पर ले लीजिए, लिखा हुआ स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू कौन पारित किया है? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान ने राइट टू हेल्थ लिखा हुआ है ना, देख लो। आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे ये आपका अधिकार है। 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां किया गया है? क्वेश्चन समझ लो, दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या? 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कितना? 1.5 किलोमीटर लंबा है, कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनने वाला है या बन गया होगा, है ना। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का। अगर आगे पूछेगा तो यही मारना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन विश्व का दूसरा हो गया। अब पूछेगा तो गोरखपुर मत मारना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का। अब कर्नाटक का हुबली हो गया। कौन सा हो गया? स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारत आओ देखो इंडिया को, ये किसके द्वारा चलाएगा? तो जाहिर सी बात है पर्यटन मंत्रालय ही चलाएगा ना, और कौन चलाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन के तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। 15 राज्यों को 30 शहरों को पर्यटन के उद्देश्य से चुना गया, जहां विदेशी पर्यटन या पर्यटक को जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? इधर वंदे मातरम एक्सप्रेस बहुत चर्चा में था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पहली महिला लोको पायलट जो उस ट्रेन को चलाएंगे उसका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? ठीक है, सुरेखा यादव एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट बनी। यही है, सुरेखा यादव यही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट यही है। याद रहेगा ना, सुरेखा यादव। चलिए अगला क्वेश्चन। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप, ये कप है विश्व कप, किस देश में खेला जाएगा? ठीक है, ये 23वां ये पो है, ठीक है। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? आंसर देख लीजिए क्या है। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा का इसका आयोजन 2026 में होगा। तो 3 देशों में 23वां वर्ल्ड फीफा कप जो है वो खेला जाएगा 3 देशों में, यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा नाम किसका है? मैक्सिको, और तीसरा नाम किसका है? कब होगा आयोजन? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि फीफा का अगला वर्ल्ड कप कब किस साल खेला जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि फीफा का अगला वर्ल्ड कप किस साल खेला जाएगा। आंसर क्या होगा? 2026। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16, 2026 में पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? 2026 में पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। बेल्जियम और, याद रखिएगा, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बॉक्सिंग का। किस चीज का? बॉक्सिंग का आयोजन उज्बेकिस्तान में। ठीक है, कहां किया जाएगा?
उज्बेकिस्तान में। कहाँ किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है? ठीक है। वो भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा, हमने इसमें 3 क्वेश्चन बता दिया। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन बीरेन। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? जी मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अभी काफी चर्चा में, क्या विवाद में था। चर्चा और विवाद में अंतर होता है। कोई अच्छा काम करो तो चर्चा में रहोगे, कोई बुरा काम करो तो विवाद में रहोगे। किस में रहोगे? विवाद में रहोगे। तो चर्चा और विवाद में ये अंतर है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। हाँ, तो वेनस जो है सो सबसे चमकीला ग्रह है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, छोटा क्वेश्चन है बट पूछता हमेशा है। आज का आपके लिए आज का प्रश्न है, देख लीजिए क्या है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, इसे लिख के भेजिए। और अगर और भी कोई राय हो तो आप भेजिए। और उसके साथ दो जो आने वाले एग्जाम्स हैं आगे, उनके बारे में आपको बता देते हैं। झारखंड जेएसएससी ट्रेंड प्राइमरी टीचर्स कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7/9/2023। 7/9/2023। ठीक है, अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको जरूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।